गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। दरअसल कल मैं एक मैरिज सेरेमनी अटेंड करने गया था, इसलिए मैं अपना कोई एपिसोड लोड नहीं कर पाया। प्यारे बच्चों, आज मैं फंक्शंस एंड ग्राफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। उसको शुरू करने से पहले कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस और कुछ इंटीग्रल कैलकुलस के फंडामेंटल्स आपको सीखने होंगे। तो मैं आपको पहले वो सिखा दूं, फिर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप आप एंजॉय करोगे। फिजिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इस ग्राफ में एक्स वाई प्लेन शो करा हुआ है और इसमें रेड कलर से एक कर्व बनाया हुआ है। इस कर्व का इक्वेशन कैलकुलस में लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x। ये कोई गिवन कर्व है, इक्वेशन लिखते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x। मे भी आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि x को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और y इक्वल्स एफ एक्स इसका इक्वेशन शॉर्ट में लिखा जाता है। y इक्वल्स एफ एक्स पढ़ा जाता है y एज ए फंक्शन ऑफ x। इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट लिया हुआ है, एक पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स उसका x, y। सेकेंड पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अगर कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझाया जाए, पॉइंट P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं x, और पॉइंट P का x से परपेंडिकुलर हाइट, इसको बोलते हैं y। And suppose perpendicular foot is P1. This one is origin. पॉइंट Q का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x, पॉइंट Q का x एक्सिस से परपेंडिकुलर हाइट y प्लस डेल्टा y, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज Q1। इस डायग्राम में ये टोटल डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x होएगा। बहुत कंसंट्रेट रहना बच्चों। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होएगा। दोनों का डिफरेंस जो PS होगा वो फिर खाली डेल्टा x होएगा। ये हाइट y होगा और पॉइंट Q का टोटल हाइट y प्लस डेल्टा y होगा। दोनों का डिफरेंस QS वो सिर्फ डेल्टा y होगा। Q को पॉइंट P से ज्वाइन करा जाए, उसको प्रोड्यूस कर दिया जाए पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज, वो एक एंगल बनाएगा अल्फा। ज्योमेट्री में PQ को कॉर्ड बोलते हैं। इट्स अ कॉर्ड टू द गिवन कर्व। अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो कॉर्ड लाइन है इसका स्लोप बताओ, तो जो कॉर्ड लाइन है वो PS से वही एंगल बनाएगा, आई मीन अल्फा बनाएगा जो यहाँ पे बन रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ अ लाइन की थ्योरी पढ़ते हो, tan अल्फा। इसी एंटी क्लॉकवाइज अल्फा का tan उसका स्लोप कहलाता है। tan अल्फा की वैल्यू हम लोग इस छोटे से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड लाइन, आपका जवाब होगा इट शुड बी tan अल्फा, दैट इज हाइट QS अपॉन बेस PS।
but QS is delta y and PS is delta x. So tan alpha, slope of the chord PQ, tan alpha equals QS upon PS, that is delta y upon delta x. डेल्टा वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, इसको डेल्टा एक्स रहने दो। मैंने बोला कि कर्व का इक्वेशन y एज ए फंक्शन ऑफ x होता है। आई मीन कैलकुलस नोटेशन में y को fx लिखते हैं। आई मीन आर x इक्वल्स x, y इक्वल्स y, रिटर्न एज fx। तो अगर x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो y की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो y की वैल्यू चेंज होकर सिंबल्स में होगा y प्लस डेल्टा वाई। सो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स सेफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसको यहाँ से समझने के बाद इसमें कुछ और काम करना होगा। अगर मैं पॉइंट Q को इस रेड कलर के कर्व के अलोंग पॉइंट P की तरफ ले आऊं, मान लो यहाँ पे ला दिया, अगर मैं Q को यहाँ पे ला दिया तो मेरी PQ कार्ड छोटी हो जाएगी और PQ कार्ड को प्रोड्यूस करूँगा तो वो कुछ यहाँ से पास करेगी और उसका जो अल्फा एंगल वो भी चेंज हो जाएगा। सोचो, और अगर मैं Q को यहाँ पे ले आया हूँ तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल छोटा होगा तो डेल्टा वाई रिड्यूस होगा, डेल्टा एक्स भी रिड्यूस होएगा, मगर अल्फ़ा भी छोटा होगा। इसी तरह से Q को मैं करीब ला रहा हूँ कर्व के लॉन्ग, और Q को लाते 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 बिल्कुल P के बहुत करीब ले, एग्जैक्टली P पर नहीं, P के ठीक बगल में Q को ले आऊँ तो P और Q को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन बन जाएगी। देखो, Q मैं P के बहुत करीब ला चुका हूँ। तब Q और P को अगर ज्वाइन किया जाए तो PQ बहुत छोटा हो जाए, कॉर्ड बहुत छोटा हो जाए, और उस छोटे से कॉर्ड को प्रोड्यूस किया जाए तो जो डार्क ब्राउन कलर की लाइन है ये लाइन बन जाएगी। और ज्योमेट्री बता रही है कि जो PQ कॉर्ड बहुत छोटा होने पर जब प्रोड्यूस करने पर ये लाइन बन जाएगी, इसी लाइन को मैथ की लैंग्वेज में हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तुम्हारी कॉर्ड जो है वो टैंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। Q और P इतने करीब आ जाएंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस टैंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट P। इसको P पर बना हुआ टैंजेंट माना जा सकता है और अल्फा रिड्यूस होकर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और tan अल्फा चेंज होकर tan थीटा कहलाएगा और tan थीटा इस टैंजेंट का स्लोप कहलाएगा। स्लोप और ग्रेडियंट tan थीटा कहलाएगा उस टैंजेंट का जो टैंजेंट आपने इस रेड कलर के कर्व पे ड्रा किया है और पॉइंट P पे ड्रा किया है और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। इज इट? तो प्यारे बच्चों, इसको मैथमेटिकली कैसे समझा जाएगा? मैथमेटिकली लिखा जाएगा, tan अल्फा की जगह पर tan थीटा लिखा जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वैसे ही रहेगा, और ये मैथ की लैंग्वेज है, लिखते हैं लिमिट, शॉर्ट फॉर्म LT, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ऐसा क्यों लिखते हैं? वैसे देखो, जैसे जैसे पॉइंट Q P के करीब आएगा डेल्टा वाई भी रिड्यूस होगा,
डेल्टा एक्स भी रिड्यूस होगा। जब क्यू बिल्कुल बगल में आ जाएगा तो डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाएगा, उसको टेंस टू जीरो बोलते हैं। और डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, देखो, तो उसको भी टेंस टू जीरो बोलते हैं। जब क्यू पी के बहुत करीब आ जाएगा तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू जीरो में फ़र्क है। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करवाना इक्वल टू जीरो नहीं करवाना है, क्यू को बगल में ही रखना है। ऐसी कंडीशन में जो कॉर्ड लाइन थी वो टेंजेंट बन जाएगी और tan अल्फा चेंज होकर tan थीटा बन जाएगा। तो मैथ में सिखाते हैं कि जब tan अल्फा चेंज होकर tan थीटा हो जाता है तो इस क्वांटिटी में एक लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरह से लिखने का प्रोविज़न है। तो जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाता है तो डिफरेंशियल कैलकुलस में उसको dx लिखते हैं, और डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाता है तो कैलकुलस में उसको dy लिखते हैं, और tan अल्फा tan थीटा बन गया और ये क्वांटिटी dy बाई dx बन गई। थोड़ी देर पहले समझाया हूँ कि tan थीटा को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट और स्लोप of the tangent drawn to the curve y equals fx at point P whose coordinates are x comma y. So finally dy by dx is nothing but tan theta, and tan theta is gradient or slope of the tangent drawn to the curve at point P whose coordinates are x comma y. तो dy by dx को अदरवाइज क्या बोलते हैं? The differential coefficient of y equals fx with respect to x at any point is equal to the slope of the tangent drawn to the curve representing y equals fx at that point. अगर आपसे कोई फिजिकल मीनिंग पूछे dy by dx का तो फिजिकल मीनिंग बताओगे दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द tangent drawn to the curve at any point p whose coordinates are x comma y. ये किसी टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा dy by dx, और dy by dx को अदरवाइज कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स fx। फिर से सुनो, कभी कभी इसको डेरिवेटिव ऑफ y भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स fx विथ रिस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट, इसको बोलते हैं। और ये होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व रिप्रेजेंटिंग y इक्वल्स fx एट दैट पॉइंट। इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फिजिक्स में कैसे यूज करोगी? इसको फिजिक्स में रेट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ बॉडी, दैट इज v, डिफाइंड एज rate of change of distance s with respect to time t at the given instant। इसको लिखते हैं बिग डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, इसको कहते हैं बिग टाइम इंटरवल, इस पूरे रेशियो को एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दें, इसका मतलब हुआ कि क्वांटिटी वेरी 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 स्मॉल होने जा रही है, तो डिस्टेंस भी वेरी 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 स्मॉल होगा। तो कैलकुलस में ये ds हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, और ds बाई dt को फिजिक्स में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये स्मॉल नहीं होगा, लार्ज होगा, डेल्टा में लिखा होगा, तो इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। जब ये वेरी वेरी स्मॉल होता है लिमिट लगाने के बाद, तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी टाइम t इक्वल्स टी। और भी एग्जांपल्स होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
अगर ये बिग चेंज इन वेलोसिटी है और ये बिग टाइम इंटरवल है, इसको एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगा दें, ये वेरी स्मॉल होगा डी टी, और ये भी वेरी स्मॉल होगा डी वी। फिर इस रेशियो को डी बाई डी टी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए कहते हैं। तो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी। और अगर v की वैल्यू यहाँ से उठा लो डी एस बाई डी टी, वी को यहाँ ला के रख दो डी एस बाई डी टी, डी एस का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी टू। जब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का क्लास लूँगा तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव का मीनिंग समझा दूँगा। अभी मैं यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो आप इसको अदरवाइज कैसे डिफाइन करोगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको पढ़ते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ instantaneous velocity is defined as instantaneous acceleration. Similarly, इसका और भी फिजिक्स में इस्तेमाल है। जैसे एक एग्जांपल और है, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ बॉडी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। लीनियर मोमेंटम पी को शॉर्ट में एम बी लिखते हैं, एम बी हो गया। अगर एम बी को पी लिख दूँ तो पी मोमेंटम हो गया, ये डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी पी अपॉन डी टी न्यूटन सेकेंड लॉ में रिजल्टेंट फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, कैलकुलस का इस तरह से धीरे धीरे आपको इस्तेमाल समझ में आएगा कि फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बच्चों, मैं बताने जा रहा हूँ फिजिकल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। इस सिंबल को इंटीग्रल बोलते हैं। वाई डी एक्स, लोअर लिमिट एक्स वन, अपर लिमिट एक्स टू। दिस इंटीग्रल वाई डी एक्स लिमिट एक्स वन टू एक्स टू का फिजिकल मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। ये होता है रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स एक्स वन and x equals x2 as shown in the figure। अब तुम फिगर पे आ जाओ। देखो, अगर तुम्हारा जो ज्योमेट्री है उसका रेगुलर शेप है, जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, तो जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होता है उसका जो एरिया बाउंडेड होता है वो आपको फार्मूले रटे हुए हैं। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, जैसे रेड कलर से दिखाया होगा, आर्बिट्रेरी कर्व, इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स एफ एक्स। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो आर्बिट्रेरी कर्व है और ये जो एक्स एक्सिस है और ये टू ऑर्डिनेट्स हैं एक्स इक्वल्स एक्स वन एंड एक्स इक्वल्स एक्स टू, उससे ये जो बाउंडेड एरिया है जिसको हैचिंग किया हुआ है, ये टोटल एरिया कैसे निकालोगे? टोटल एरिया निकालने के लिए बच्चों हमको एक ज्योमेट्रिकल मेथड डेवलप करना होगा। सबसे पहले तो मैं ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक ग्राफ पेपर पे एक कर्व बना हुआ है। ग्राफ पेपर पे बहुत पतले पतले अगर मैं वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दूं, तो वर्टिकल लाइंस अगर बहुत करीब करीब बनाओगे तो ये गैप वेरी वेरी स्मॉल होगा। ये गैप इतना छोटा होगा कि इसको dx1 लिख सकते हो। अब तो समझ में आ गया होगा कि स्मॉल चेंज इन x को dx लिखा जाता है। दिस स्मॉल गैप को dx1, इसको dx2, इसको dx3, इसको dx4, डॉट डॉट लास्ट वाले को dxn, क्योंकि स्मॉल चेंज इन x होगा, ये वेरी स्मॉल है। और जब ये बहुत पतला आप बनाओगे
तो ये जो कर्व दिख रहा है रेड कलर का, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट फील होना शुरू हो जाएगा। जितना दिख रहा उससे भी पतला बना दो तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा। जब ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा तो ये जो ज्योमेट्री है ट्रेपेजियम कहलाएगी। ये ज्योमेट्री, फिर से देखो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ बच्चों, ये ज्योमेट्री ट्रेपेजियम कहलाएगी। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आप पहले से पढ़े हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज हाइट। ये जो सेंटर पे इसकी हाइट आएगी एग्जैक्टली सेंटर पे, उसको एवरेज हाइट बोलेंगे। एवरेज हाइट इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसको मैंने सिंबल्स में दिखा दिया y1। सो y1 इज एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम। Similarly, y2 is average height of second trapezium and y3 is average height of third trapezium. y4 is average height of fourth trapezium and yn is average height of nth trapezium. ये तो हाइट हो गया और ये विड्थ हो गया। एक एक ट्रेपेजियम का ग्राफ पेपर पे हाइट मैं रूलर से मेज़र करूँगा और विड्थ रूलर से मेज़र करूँगा और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हर ट्रेपेजियम का एरिया अलग अलग आएगा और सभी ट्रेपेजियम का एरिया अलग अलग निकाल के सम कर दूंगा तो ये पूरी ज्योमेट्री का बाउंडेड एरिया निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टोटल बाउंडेड एरिया बाय अ कर्व एंड एक्स एक्सिस, कैपिटल ए इक्वल्स y1 dx1, y2 dx2, y3 dx3 प्लस डॉट 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 yn dxn। तो आप सिग्मा नोटेशन लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, इसको लिख सकता हूँ सिग्मा वाई आई डी एक्स आई, आई की लिमिट 1 to n, ये आई की लोअर लिमिट और ये आई की अपर लिमिट। इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर क्या हुआ, जब ट्रेपेजियम बहुत पतले पतले बनाए जाते हैं और सभी ट्रेपेजियम एक दूसरे को कंटिन्यूसली टच कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि हर दो क्वांटिटी में, हर दो एडजेसेंट टर्म के बीच जो गैप होता है, आई मीन इसका एरिया और इसका एरिया, इनके बीच जो गैप होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इन दोनों के बीच जो गैप होता है नेग्लिजिबल होता है। इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल है तो इसको कंटिन्यूअम सिस्टम और इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें हमारे मैथमेटिशियंस ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि ऐसी सिचुएशन में जब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का गैप या डिफरेंस वेरी स्मॉल होता है तो जो सिग्मा नोटेशन है उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिजिकल मीनिंग वही है, सिग्मा का मतलब समेशन और इंटीग्रेशन का भी भी समेशन ही होता है। केवल कंटिन्यूअम सिस्टम में इसका साइन बदल गया, सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन हो गया और ये जो आई सबस्क्रिप्ट है उसको रिमूव कर दिया गया, देखो। और आई की लिमिट के बजाय एक्स की लिमिट लिख दी गई, एक्स का लोअर लिमिट x1 और एक्स का अपर लिमिट x2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x होता है, ये उसका लोअर लिमिट होता है, ये इसका अपर लिमिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया और कहा गया कि ये जो टोटल एरिया बाउंडेड आप निकाल रहे हो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो और इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल y dx लिमिट x1 टू x2। तो फिजिक्स में जब भी मुझे किसी कर्व का एरिया निकालना होगा तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। y वही डिपेंडेंट वेरिएबल है जो यहाँ लिखा हुआ है और x वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो यहाँ लिखा हुआ है और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट यहाँ पे लगा दी जाएगी, इसको सॉल्व करा जाएगा और मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैंने नोट क्या लिख रखा है,
कि व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देखो ये जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है, रास्ते में कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। जब कर्व कंटिन्यूअस होता है तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। सो व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन सिग्मा साइन इज कन्वर्टेड टू इंटीग्रल साइन, ये नोट लिखा हुआ है। और ये जो टोटल बाउंडेड एरिया है उसका ये बन गया फार्मूला, इसको अच्छे से याद रखना बच्चों, भूलना नहीं। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाई अ गिवन कंटिन्यूअस कर्व y इक्वल्स एफ एक्स, और इसकी दूसरी बाउंड्री क्या होगी, सेकेंड बाउंड्री होगी एक्स एक्सिस, तीसरी बाउंड्री होगी वर्टिकल ऑर्डिनेट x इक्वल्स x1, चौथी बाउंड्री होगी ऑर्डिनेट x इक्वल्स x2। इन चारों बाउंड्री के भीतर ये घिरा हुआ हैच किया हुआ एरिया वो इस फार्मूले से डिनोट किया जाएगा। ये इस इंटीग्रल सिंबल का फिजिकल मीनिंग होता है बच्चों, याद रखना, भूल मत जाना। बच्चों डिफरेंशियल और इंटीग्रल में दो डेफिनेशन बताने के बाद हमें अपने मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, ग्राफ्स एंड कर्व ट्रेसिंग। इसकी मुझे फिजिक्स में बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस, इसमें से कुछ चीज़ें आप लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हो, लाइक स्ट्रेट लाइन टाइप 1, y इक्वल्स mx प्लस c, दिस इज स्ट्रेट लाइन टाइप 1। हियर ग्रेडियंट और स्लोप इज tan थीटा। अब आज ही मैं कैलकुलस में सिखाया हूँ कि tan थीटा को कैलकुलस में लिखते हैं dy/dx, y की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रख दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो ddx डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ddx ऑफ mx प्लस ddx ऑफ c, दो टर्म आएंगे। m कांस्टेंट होता है, इसमें m को कहते हैं कांस्टेंट, c को कहते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर निकल आया, बचेगा dx/dx, और ddx ऑफ c की वैल्यू हो जाएगी 0, लिख दिया 0। dx/dx 1 होता है, क्या बचेगा m। तो आपने क्या प्रूव किया बच्चों कि dy/dx की वैल्यू कैलकुलस में m होता है। और जब कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो m के बारे में क्या जानते हो, m is gradient or slope of a straight line. So here m is gradient or slope of a straight line, and that is in calculus written as dy by dx. And if you put x equals 0, यहाँ पे 0 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। जब x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू c आती है। इसका मतलब इसको ग्राफ में कैसे दिखाया जाएगा, उस इक्वेशन को ग्राफ में कुछ ऐसे दिखाया जाएगा। वो जो तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है उसको ऐसे दिखाओगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा c, और ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बना रही है थीटा, तो tan थीटा इस लाइन का स्लोप होगा, जो c होगा वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा। जब किसी भी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मालूम होगा और एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला थीटा पता होगा, तो उस लाइन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन टाइप 2, स्ट्रेट लाइन टाइप 2, इसको इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स 1, इट्स अनदर टाइप इंटरसेक्ट फॉर्म। इसका मीनिंग, इफ यू पुट x इक्वल्स 0, यहाँ 0 रख दो, ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आती है, b आती है। और अगर y की जगह पे 0 यहाँ रख दो, ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आती है, इक्वल टू a आती है। तो इसको ग्राफ में कैसे दिखाओगे, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या होएगी, इक्वल टू a, यही निकाले हो ऊपर। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा b, ऊपर यही निकाले हो।
किस तरह से इस लाइन को बना दो। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस। अगर सॉल्व करने पर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड में दिखाओगे, ये भी पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव साइड में दिखाओगे। तो पहले स्केल में इंटरसेप्ट बना लोगे, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे और प्रोड्यूस कर दोगे तो ये तुम्हारी लाइन बन जाएगी। बच्चों कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो। गिवन इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन एज दिस, स्केच बनाना है। तो मैं क्या किया, 16y को ट्रांसफ़र कर दिया, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 4x + 6, फिर 16 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा y = 1/4x, क्या आएगा 6/16। 1/4 को 0.25 लिख दो, 6/16 को 0.4 लिख दो। कंपेयर करो तो ये m की जगह इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो m की वैल्यू आएगी 0.25, c की वैल्यू आएगी 0.4। थ्योरी पढ़े हो तो c को कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और ये क्वांटिटी ग्रेडियंट होगा, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट में tan थीटा। थीटा उस लाइन का एंगल होगा जो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो थीटा आएगा tan इनवर्स 0.25। कैलकुलेटर यूज़ करूँ तो ये डिग्रीज में आएगा 14 डिग्री, और सी की वैल्यू आएगा 0.4। अब ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये पॉजिटिव आया है तो कोई सुटेबल स्केल बना लो। मान लो तुम 0.4 सेंटीमीटर इसको मानते हो, तो 0.4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट मार्क करो और एक ऐसी लाइन ड्रा करो, प्रोटेक्टर इस्तेमाल करो, एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा = 14 डिग्री बनाए, और जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0.4 यूनिट बनाए, तो ये तुम्हारी गिवन लाइन का स्केच हो जाएगा। इसी तरह से एक और इक्वेशन ले लो, इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन इज y = 4x, स्केच इट्स ग्राफ। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, करो, टेम की जगह पे कितना आएगा 4 आएगा, सी की जगह पे कितना आएगा 0 आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4, कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आएगा 76 डिग्री। तो ये इक्वेशन एक ऐसी लाइन देगा जिसके लिए एंटी क्लॉकवाइज थीटा 76 डिग्री होगा, और जिसके लिए इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 होगा। इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब तुम्हारी लाइन ओरिजिन से पास करेगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा = 76 डिग्री, ये कुछ ऐसे बनेगी। वन मोर line, given the equation to a straight line equals y = -6x, sketch its graph। फिर इसे कंपेयर करो, टेम की वैल्यू कितनी आएगी -6, और यहाँ c का कोई टर्म नहीं है तो c की वैल्यू फिर से 0 आएगी। and m is tan theta, that is -6, and c = 0। माइनस को लेफ्ट साइड में ले आओ, और तुम -tan थीटा को देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें तुम पहले से जानते हो कि tan 180 - थीटा कैन बी रिटेन एज -tan थीटा एज पर ASTC रूल। इसकी वैल्यू आती है -tan थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, = 6 कर दो, फिर tan इनवर्स ले लो, 180 - थीटा की वैल्यू tan इनवर्स में निकालो, tan इनवर्स 6 को डिग्रीज में निकालो तो हो जाएगा 80 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू राइट साइड में थीटा को ले जाओ,
80 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो थीटा इज 180 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू आएगा 100 डिग्री। और थीटा हमेशा दिखाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज। और सी की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and anti-clockwise theta from positive x, it should be equal to 100 डिग्री। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई सिंबल्स में चलता है, फिजिक्स में सिंबल चेंज हो जाती है। जैसे ड्यूरिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ बॉडी द वेलोसिटी इज गिवन एज दिस, where v is velocity in meter per sec and t is time in second, instantaneous time. Now sketch the graph. इक्वेशन रिपीट करो, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, आसान पड़ेगा। कैसे करोगे? 40 को बाईं तरफ ले आओ, 3 से डिवाइड कर डालो, क्या आएगा? v/3 माइनस 40/3 इक्वल्स 1, ऐसे लिख सकते हो। और ये 4 को पलट के नीचे ले आओ, तो नीचे आकर ये 3/4 हो जाएगा। उसको 0.75 लिख दो, और इसको माइनस साइन के साथ पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इस वाले से कंपेयर करो। बस बच्चों, आपको यही सीखना है। मैथ में आप सब कुछ एक्स वाई में पढ़ते हो, और फिजिक्स में वो सारे सिंबल बदल जाते हैं। जब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे, तो जहाँ पे एक्स होता है वहाँ टाइम टी होगा, जहाँ वाई होता है वहाँ वेलोसिटी वी होगा, जहाँ इंटरसेप्ट स्मॉल ए होता है वहाँ माइनस 0.75 सेकेंड होगा। देखो, ये डायमेंशनलेस माना जाएगा, ए भी डायमेंशनलेस होगा, ए भी डायमेंशनलेस होगा। अब यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में सब सिखाया जाएगा। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, इसका यूनिट सेकेंड होगा, बट ये नेगेटिव साइड में दिखाओगे, ये पॉजिटिव साइड में दिखाओगे। नाउ ए इज माइनस 0.75 सेकेंड एंड बी इज 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे बनेगा ग्राफ? देखो बच्चों, फिजिक्स में क्या होता है कि दोनों एक्सिस पे इन जनरल दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो अगर ग्राफ पेपर पे बनाना हुआ तो दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्केल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने माना कि ये जो हाइट है वो मैं 3 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, या इस हाइट को 10 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। और मैं वो यहाँ पे नोट लिखूँगा कि सपोज ऑन वाई एक्सिस 10 सेंटीमीटर इक्वल्स 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कर लूँगा। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये नेगेटिव है, तो इसको बाईं तरफ दिखाओगे। फिर इसमें पढ़ोगे -0.75 सेकेंड पढ़ोगे। जब ग्राफ पे बनाना होगा तो मेरी मर्जी, मैं उसको कुछ भी ले सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सपोज 2 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ पेपर इक्वल्स 0.75 सेकेंड। मेरी मर्जी, इसको 5 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं इसको 10 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, लेकिन जो लूँगा मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। मैं लिख सकता हूँ कि सपोज ऑन एक्स एक्सिस और ऑन टाइम एक्सिस 10 सेंटीमीटर इक्वल्स 0.5 सेकेंड। एक सूटेबल स्केल यहाँ पे ले लो, एक सूटेबल स्केल यहाँ ले लो, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, स्केल एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। ये अलग तरीके से ले लो, ये अलग तरीके से ले लो। एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करो, एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, दोनों को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दो, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। इसको बोलोगे इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस। अब तो यहाँ बेटर होगा कि आप कहो इंटरसेप्ट मेड ऑन वेलोसिटी एक्सिस।
इसको कहोगे इंटरसेप्ट मेड ऑन टाइम एक्सिस। चीज़ें बदल गई हैं, एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ग्राफ शुरू कर चुका हूँ। अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है और ये अभी फाइनल हुआ नहीं है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों, आज मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करना सिखाया। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो अगले एपिसोड में मैं आपको सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड मिसलेनियस कर्व आपको ड्रा करना सिखाने जा रहा हूँ। और उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसको मैं धीरे धीरे और बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। और ग्राफ भी जब कमांड कर लोगे तो हर एक कंपटीशन में एवरी ईयर कम से कम 3, 4, 5, ऐसा भी हुआ कि किसी साल 6 क्वेश्चन ग्राफ पे पूछे गए। मैं कहना चाहता हूँ जे मेन में पूछते हैं, जे एडवांस में पूछते हैं, नीट यूजी में भी पूछते हैं, और स्टेट इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस होते हैं अगर उनका डिफरेंट टेस्ट होता है तो वो लोग भी ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं। और ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे सीखना हर हाल में ज़रूरी है सो दैट आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए। तो मैं अपना काम करता रहूँगा, आप सिंसियरली इस वीडियो लेक्चर को देखते रहो और साथ में जो रिस्पेक्टिव बुक है उसको ऑर्डर करके ज़रूर मंगा लो। और ये बुक आपके पास रहेगी तो आपको रिवीजन करना इजी रहेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ उस बुक का जो इम्पोर्टेंट लाइन्स उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक अच्छे बच्चे को किसी बुक की लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं जो स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, लेकिन टीचर के पास टाइम की कमी होती है, वो लाइन बाय लाइन पढ़ाता नहीं है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट उसमें लाइन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केवल उसी को कवर कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अब डिसीजन आपको लेना है कि आप किस तरह से अपने आप में इम्प्रूव कर पाते हो। सो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।